और पूछना पड़ेगा 5-7 बच्चों के। अगर मैं आपसे कहूं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी r है, अगर इनके बीच की दूरी पहले से 1/3 कर दी जाए, 1/3, तो इनके बीच में लगने वाले बल पहले के कितने गुना हो जाएंगे? रोज साफ हो रोज बाहर लेकिन लक्ष्मी लोकेश रजक करो, शिवम कुमार, सत्येंद्र कुमार करते रहो। बबलू यादव कह रहे सॉरी सर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक नहीं, भारी मिस्टेक हो गया है, ब्लंडर हो गया है। गंगाजल मूवी देखी तुमने? आपको नहीं पहचानता है तो वही हो गया, ब्लंडर है ये, गलती नहीं कहेंगे इसे। फैजान हुसैन का ठीक है, आशा बुनकर ने गलत कर दिया है, बिहारी बाबू का ठीक है, वाई के जी का गलत है ये, निखिल का सही है, कुमार का सही है, विक्रम कुमार का ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत तेज से कमेंट जा रहे हैं, हम सबके नाम नहीं ले पा रहे अब। सुनील कुमार का गलत है ये, बिट्टू रजक, विजय का सही। देखो जितने बच्चे 1/9 कह रहे हैं उनका गलत है, 9 गुना वालों का सही है। भाई आप लोग फिर से दिमाग नहीं लगा रहे हो। अगर दूरी हमने कम कर दी 1/3, दूरी बेटा अगर हम कम करेंगे तो दूरी कम होने पर फोर्स तो ज्यादा होंगे। देखो जब दूरी ज्यादा थी दुगनी, दूरी ज्यादा करने पर फोर्स घटता है, दूरी कम होने पर फोर्स बढ़ जाता है। तो दूरी तो हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो दूरी कम करने पर फोर्स तो बढ़ना चाहिए, दूरी कम कर रहे हैं ना। अब देखो फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है 1/3, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/9 आएगा, तो 9 पहुंच जाएगा ऊपर। तो इनके बीच में लगने वाला बल पहले का 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। जिन्होंने 9 गुना लिखा उनका सही है, जो 1/9 लिख रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, शिवम कुमार 9 गुना बिल्कुल ठीक लिखा। गणेश कुमार कह रहे हाई टाइम्स आया करो भाई। खुसरुद्दीन का ठीक है, अंकित कुमार का गलत था ये, विमल कुमार का भी सही था। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 1 और 2, तो हम दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2, बेटा पहले वाली क्वेश्चन क्या कह रही है कि फोर्स जो है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी कह रही है कि R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा। तो जब समानुपाती का बेटा चिन्ह हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट को लिखते हैं हम K से, तो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। और उसका फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K जो है एक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये याद रखना K की वैल्यू। ठीक है, एक K की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर है। मैं मान के चल रहा हूं कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल है ना, इनके बीच में फ्री स्पेस है। देखो अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, फ्री स्पेस हम मान के चल रहे हैं, मुक्त स्थान, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस हो तो K की वैल्यू होगी 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। यानी जो कुलाम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बेटा जो फोर्स लगेंगे वो इस बात पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि बीच में कौन सा मीडियम है। मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में कौन सा मीडियम है, तो हर एक मीडियम इक्वली अलाउ नहीं करेंगे, बराबर उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि बराबर हर केस में उतना ही फोर्स लगाए। कोई अलग अलाउ करेगा, कोई कम अलाउ करेगा, कोई ज्यादा करेगा, है ना। तो बीच में जब कुलाम लॉ में ध्यान रखना कि दो आवेशित कणों के बीच में जो बल लगते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बल लगते हैं, वो बल बीच में क्या माध्यम उपस्थित है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये बेटा जो फॉर्मूला है यहाँ पे ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है, यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है, यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, गुलाम लो किस पे, अरे खुद ही लो है ये, तो किस थोड़े पे काम करेगा, तो खुद ही अपने आप में नियम है। ठीक है, तो हमारे पास में मैं यहाँ पे देखो जान पूछ के लिखना नहीं चाह रहा था, एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये बेटा जो K है ना, इस K को हम ये भी लिखते हैं, इस K को लिखा जाता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट। इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे कहते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी कि अगर ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल लिए, इनके बीच में अगर बेटा मैं निर्वात ले लूं, यानी कि फ्री स्पेस, खाली जगह, निर्वात यानी कि ना कुछ ना हो, फ्री स्पेस ले लूं, तो ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है, अगर ये तो है निर्वात के लिए, अगर यहाँ पे निर्वात ना होता, कुछ और मीडियम होता, तो फिर उसकी परमिटिविटी लिखी जाती, यानी कि वो कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है। तो जो बीच अगर फ्री स्पेस है, तो ये Q1 Q2 को फोर्स लगाने के लिए कितना परमिट कर रहा है, तो वो होता परमिटिविटी। तो परमिट करना, अलाउ करना, हर एक मीडियम अलग अलग तरीके से परमिट करता है। तो एक बच्चे ने पूछा, इसलिए बता दिया, हालांकि इसको आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो कि यहाँ पे जो K है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है, इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी लिखा जाता है। एप्सिलॉन नोट का होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी अगर हम ये मान लें कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में निर्वात है, फ्री स्पेस है, तो कितना ये परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे दूसरे को फोर्स लगाने के लिए, वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसे आप भूल जाओ एक बार को। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास में इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक तो मैंने बताया, चलो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो आप ये करो, इसने कहा है कि दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है यदि, ये देखो, ये मैंने उस दिन भी ठीक किया था, यहाँ पे यूट्यूब पर भी गलत है ये, यदि दूरी पहले की 1/5 की जाती है, तो दोनों के बीच का बल कितना होगा। ये कह रहा है कि दो कण है Q1 Q2, वो कुछ दूरी पर रखे हैं, तो Q1 Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लो कि R कर लो। कह रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी पहले की 1/5 कर दी जाती है, अगर दूरी कर दी 1/5, तो उनके बीच में बेटा कितना बल लगेगा। तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी कर दी 1/5, तो दूरी तो नीचे लिखा है फॉर्मूले में, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/25, 25 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 गुना। और वैसे एक बात और ध्यान रखना कि जब भी वो दूरी कम करेगा, तो दूरी कम करने पर फोर्स तो ज्यादा आने चाहिए, तो यानी कि या तो मेरा आंसर ये होगा, ये होगा, ये दोनों तो मेरे आंसर बन ही नहीं सकते, क्योंकि दूरी जब भी ज्यादा होगी आवेशित कणों के बीच की, दूरी कम होने पर फोर्स की वैल्यू होगी ज्यादा। तो जिनका आंसर सी ऑप्शन आया उनका बिल्कुल ठीक आया है। तो इसमें हालांकि इसने 1/5 वाला पूछ लिया, पेपर में जनरली या तो दुगुना पूछता है या हाफ वाला पूछता है, कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी दुगनी करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स 1/4 रह जाएगा। दूरी आधी करेंगे तो आधे का स्क्वायर नीचे आएगा, 1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 गुना। तो दूरी दुगनी कहेगा या आधी कहेगा, 1/5 कह देगा, हमने 25 गुना कर दिया। इसी चीज को देखो, उसने ये पिछले साल एक सेट में क्वेश्चन पूछा था रेलवे के, प्रवीण, अमन, केशव, खुसरोदीन, योगेंद्र सिंह यादव, केशव वर्मा, प्रवीण, अमन सिंह, शिवांकर मलिक, हमें आंसर लिख रहे हैं किशोर कुमार खत्री, बहुत बढ़िया, अजय, कुलदीप, KY जी, शिवम, पायल, अमन, बहुत बढ़िया, करते रहो। इसने कहा कि कूलाम का नियम क्या कहता है। इसने लिखा है कि दो बिंदु आवेश, आपको पता है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर पॉइंट चार्ज पे ही काम करता है, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बेटा अनुक्रमानुपाती होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये जो मैं अगला दिखा रहा हूं, इस बार के SSC CGL का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसने कहा कि F = K Q1 Q2 upon R² किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये मैंने आपको बताया, तो कूलाम का नियम है, K Q1 Q2 upon R², ये कूलाम का नियम बनेगा। ठीक है, तो ये आसानी क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ ऐसे तामझाम है नहीं। ठीक, अच्छा, अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, इसे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अगले वाले को देखो, अगर मैं आपसे बात पूछूं, बहुत ध्यान से समझना,
हाँ, स्थिर चार्ज के लिए देखो, ये पूरा पूरा जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल भागना शुरू कर देगा ना, तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करने लगेगा। ये चार्ज इसमें स्थिर आवेश होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज। अब यहाँ देखो, एक बच्चा कह रहा है कि लाइफ में नेगेटिव चीजों से दूर कैसे रहें। ये कोई हम प्रवचन नहीं चल रहा महात्मा जी का, नेगेटिव से दूर कैसे रहें, पॉजिटिव से दूर कैसे रहें। अब यहाँ देखो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास में बेटा दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पे चार्ज है मान लो कि 10 गुलाम, एक पे 400 गुलाम, एक पे 100 गुलाम, एक पे 400 गुलाम। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि दोनों रिपेल कर रहे होंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षित रिपेल कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं 10 गुलाम और 100 गुलाम का, जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो आपको ये बताना है कि इनमें से 10 गुलाम वाला 100 गुलाम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा या 100 गुलाम वाला 10 गुलाम पे ज्यादा बल लगा रहा होगा। जब दो पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेशों के बीच में बल लगता है, तो 10 गुलाम वाला 400 गुलाम पे ज्यादा बल लगाएगा कि 400 गुलाम वाला 10 गुलाम पे ज्यादा बल लगाएगा। ऐसा कह रहा किरचॉफ का लॉ आता है 5 नंबर का, बिहार बोर्ड में, हर एक बोर्ड में आता है, बिहार में क्या। गतिशील चार्ज के लिए क्या होगा, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अमन सिंह। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास दो आवेशित कण है 10 गुलाम और 400 का, तो इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, 10 गुलाम वाला 400 पे कि 400 वाला 10 पे। निखिल का सही है, शुभंकर मलिक का गलत हो गया, सुनील कुमार का महागलत हो गया, श्याम कुमार गुप्ता का ठीक है, दया का गलत है, फैजान का गलत है, अरुण का सही है, कमल का सही है, शिवम कुमार का सही है, निखिल सही, संजय, ये बहुत सारे बच्चों को गलत है। देखो सबका नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बेटा याद रखना जब भी दो चार्ज पार्टिकल या जब भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना बल पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, हमेशा उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। जितना फोर्स ये 10 गुलाम का चार्ज 400 गुलाम पर लगाएगा, एग्जैक्ट 400 वाला भी 10 पे लगाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुलाम का नियम कह रहा है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल, मैंने थोड़े ना कहा है कि ज्यादा चार्ज कम पर कितना बल लगाएगा, कम कितना ज्यादा पे, दोनों बराबर ही बल लगाएंगे। हमेशा जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही लगाती है दूसरी पहली पर। भाई याद करो, मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं, नीचे क्यों आ रहा है, तो आप कहोगे सर मार्कर नीचे आ रहा, धरती से खींच रही है अपनी तरफ को। और आपको पता है कि धरती मार्कर को जितने बल से अपनी तरफ खींचती है, धरती मार्कर को जितने बल से अपनी तरफ खींचेगी, ये मार्कर भी ठीक उतना ही बल धरती पे लगाता है। सोच रहे हो, जितने फोर्स से धरती मार्कर को खींचती है, मार्कर भी धरती को उतनी फोर्स से अपनी तरफ को खींचता है। वो बात अलग है कि उतना ही फोर्स तो मार्कर पे लगा, मार्कर हल्का है तो मार्कर तो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, उतना ही फोर्स धरती पे लग रहा है। जहां पे हिमालय पर्वत भी है तो धरती आपको उठती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी दो चार्ज पार्टिकल जो है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही इस पे लगाएगा, बस इनमें जो हल्का होगा वो आपको हिलते हुए दिख जाएगा, भारी हो सकता है कि हिलते हुए ना दिखे। भाई देखो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये हमेशा काम करता है कि जितना बल पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना ही दूसरी लगाएगी पहली पर। जितना फोर्स धरती लगा रही है एप्पल पर, उतना ही एप्पल भी लगाता है धरती पर, बस जो हल्का हल्का होगा वो आपको हिलते हुए दिख जाएगा। ऐसे दो चार्ज पार्टिकल में जितना फोर्स लगाएगा पहला दूसरे पर, उतना ही दूसरा लगाएगा पहले पर। इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। तो अगर मान लो, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल थे, ये 10 गुलाम का और 400 गुलाम का, ये मान लो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मान लो कि 10 गुलाम वाले ने फोर्स लगाया 400 पे F1 और 400 वाले ने 10 गुलाम वाले पे फोर्स लगाया F2, तो F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी, दोनों इक्वल फोर्स होंगे। तो गुलाम का जो नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है ये। जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना दूसरी लगाएगी पहली पर। ये क्वेश्चन अगर अचानक से पेपर में आ जाए तो 99% बच्चा तो गलत करके आ जाएगा। एक गुलाम 100 गुलाम ज्यादा बल कौन लगाएगा, क्लास लाइन से लिख देगी 100 गुलाम 100 गुलाम। हमें क्या टिक लगाना, बराबर, जितना फोर्स पहली वस्तु दूसरी पर, उतना दूसरी लगाएगी पहली पर। समझ रहे बात को? ठीक है भैया दिलीप भाई, आपने एहसान किया हमारे ऊपर, आप लाइव आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। अब हमें माफ कर दो, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे पास में जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना ही दूसरी किस पर लगाएगी, पहली पर। इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। दूसरा मैंने क्या कहा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, वो उनके बीच में मीडियम जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। द फोर्सेज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस
charges depends on medium present between them। हिंदी में लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है कि उनके बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा ये। मैं लिखा कि F1 इजगल टू F2, माइनस नहीं है, F1 इजगल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, माइनस तो लगाएंगे, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि ऐसे लिखो F1 इजगल टू माइनस F2, ये अगर ऐसे लिखना तो फिर आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों फोर्स बराबर तो हैं, माइनस क्या बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम यहाँ पे अभी केवल इनकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कह रहा अक्षीय दूरी बता दो पेपर मत, अरे वो नहीं आता है इसमें कि मान लो कि इक्वेटोरियल लाइन पर या उस लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये सब का बोर्ड का एग्जाम थोड़े नहीं चल रहा है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यार, आज एक काम करते हैं, आज बस इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी की आपकी, जिससे मुझे कैपेसिटर पढ़ाना है, संधारित्र पढ़ाना आपको। एक आपको उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे एक आध चीज के बारे में, और ये आज तो हो नहीं पाएगा वरना जल्दीबाजी में करना पड़ेगा, तो फिर फालतू में समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी। चलो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, ये क्वेश्चन कर दो। एक क्वेश्चन और है गुलाम लॉ से जुड़ा हुआ, ये कर लो। चलो एक क्वेश्चन ये करना, ये भी हमने कराया यूट्यूब पर। अगर दोनों फोर्स माइनस हो तब भी रिपेल करेंगे, तब भी इक्वल फोर्स से ही रिपेल करेंगे, ये वाला करना। इसने कहा कि दूरी डी से अलग दो बिंदु आवेश 9 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यदि बीच की दूरी पृथक्करण 3d हो जाए तो कितना होगा। देखो बेटा, दूरी कर दिया आपने 3 गुना, तो डी से आपने दूरी कर दी 3 गुना। अब तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिया होगा आपने, दूरी 3 गुना कर दी तो फोर्स होता है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी 3 गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि फोर्स पहले से 1/9 रह जाएंगे। तो फोर्स जो है पहले का रह जाएगा 1/9 गुना। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था 9 न्यूटन का, तो 1/9 करेंगे 9 न्यूटन का तो 1 न्यूटन आएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास में ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनका आंसर ए है। दीपक कुमार बी बता रहे भाई इनका गलत है, सुषमा कुमारी बी बता रही है तो भी गलत है। मुझे लगा था क्वेश्चन सारे बच्चे ठीक करेंगे भाई। इनके बीच में जब डी दूरी थी तो फोर्स लग रहा था 9 न्यूटन का, दूरी अगर 3 गुना कर देंगे तो फोर्स पहले का 1/9 रह जाएगा। तो पहले 9 था तो 9 न्यूटन का 1/9 नहीं कर पा रहे क्या आप, 1 न्यूटन ही तो आएगा भाई। पंकज यादव भी गलत कर रहा है, क्या हो रहा है इस क्लास में। रंजन कुमार का भी गलत है, पीयूष कुमार का भी गलत है, हरीश का भी गलत है, ये गौरव शर्मा का ठीक है, श्याम कुमार गुप्ता का ठीक था, शादाब खान का ठीक था, ये कुमारी ने गलत किया था, संजय ठीक कर रहे थे। ये तो भाई
समझ में नहीं आया मैं कि आपने क्वेश्चन गलत क्यों कर दिया। ऐसे तो पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। चलो कल भाई इलेक्ट्रिसिटी को हम समाप्त करेंगे, तो कल इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी यूनिट हमारी समाप्त होगी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बेटा ये उस मैग्नेटिज्म में आते ही है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये सब आते हैं मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी ना आते हैं। बाय, थैंक यू।